Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे इनका ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाई इज फूड वेब इकोलॉजिकली मोर resilient than a single linear food chain। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, यानी कि जो फूड वेब होता है ये ऑफर करता है मल्टीपल ऑल्टरनेटिव डाइटरी चॉइसेस फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। जबकि फूड चेन में एक सिर्फ लीनियर चेन होती है जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम देखें फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है, तो एक फूड चेन में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसको या तो हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये कंज्यूम करता है, हम शो करते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन एक जो फूड वेब होता है, जो अगर हम बात करें प्रैक्टिकली नेचर में जो साइकिल चलती है दैट इज बिकॉज ऑफ फूड वेब। यहाँ पे जो ग्रास है इसको कंज्यूम एक ग्रास भी कर सकता है, रैबिट भी कर सकता है, माउस भी कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रॉग है इसके पास ये ग्रासोपर को ईट कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रासोपर को डायरेक्ट स्नेक खा सकता है। जो हमारी स्पीसीज हैं इन अ नटशेल इनके पास ऑल्टरनेटिव डाइटरी सोर्सेज हैं। तो यही होता है, इसलिए एक जो फूड वेब होता है वो ज़्यादा रेजिलियंट होता है देन अ फूड चेन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। Next question. What type of flame is observed when unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes burn in a limited air supply? तो यहाँ पे आप वर्ड नोट कीजिए, लिमिटेड एयर सप्लाई हमें कहा है। तो इस केस में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस वो येलो सूदी फ्लेम देते हैं, जबकि जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है तब वो ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आगे वाले शिफ्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अनसेचुरेटेड कार्बन यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन्स एंड अल्काइंस हायर कार्बन रेशियो इनमें रहता है, और अल्केन्स की बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अल्कीन्स में डबल एंड अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। Next question. What happens when a dispersed white light passing through a glass prism encounters an identical inverted prism placed behind it? तो मैंने इसके लिए आपके लिए इमेज भी अटैच की है। अगर हम बात करें प्रिज्म की, इसमें अगर वाइट लाइट आती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है, और इसी के आगे अगर आप सेम प्रिज्म रख देंगे, सेम शेप एंड साइज का प्रिज्म रख देंगे, तो ये वाइट कलर की लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, क्लास 10th एनसीईआरटी। सो इट स्प्लिट्स इनटू एडिशनल सेकेंडरी कलर्स, नहीं, इट रिकम्बाइंस बैक इनटू वाइट लाइट। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपके लिए न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्लास 10th का अटैच किया है। जब प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट जाती है तो वेबग्योर में ये कन्वर्ट हो जाती है। देन अगेन एक और ऑल्टरनेट, अगर हम देखें एक और प्रिज्म को रखेंगे उल्टा तो ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वेबग्योर के कलर्स देख लीजिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। What is the magnification produced by a convex lens of focal length 15 centimeter when an object is placed at u is equals to -25 centimeter? तो इजी सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, अगर ये मिरर होता तो ये साइन प्लस का हो जाता, लेकिन लेंस है तो माइनस का होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f की जगह हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है माइनस 1/u, दैट इज -25। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/25। ये हो जाएगा 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा 10/15 इंटू 25। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 1/v है ये। तो अगर v निकालेंगे तो कितना आएगा, v हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, कितना 25 3 ज़ार 75/2
हो जाएगा 37.5। तो v की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 37.5। लाइकवाइज मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू होता है लेंस के केस में। मिरर में यहाँ आगे माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा 37.5 अपॉन -25। सॉल्व करेंगे हम इसे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो -1.5 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लीजिएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड दैट इज what happens to the potential energy of an object if its height is doubled? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए इट विल बी डबल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। यहाँ पे हमारी जो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी P2 मान लेते हैं वो हो जाएगी mg, h की जगह 2h रख देंगे तो P2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ P1। तो क्या हो जाएगा, डबल हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, hence doubling the height will double the potential energy. Next question, which part of the neuron carries nerve impulses away from the cell body, that is cyton? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सॉन। तो एक्सॉन नर्व इम्पल्सेस को अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। जबकि हमने देखा तो जो डेंड्राइट होता है ये रिसीव करता है इम्पल्सेस and carries them towards the cell body. Next question, who discovered the nucleus of an atom using alpha particle scattering experiment? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा मेटल यूज किया गया था, तो गोल्ड का मेटल यहाँ पे यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एन एटम डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ऐसा रदरफोर्ड का कंक्लूजन था। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। Which structure prevents the backflow of blood in the circulatory system? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि वेन वेल्स। तो हमारी बॉडी में जो वेल्स प्रेजेंट रहती हैं एक तरीके से ये टैप यानी नल की तरह काम करती हैं। जैसे नल में पाइप के थ्रू पानी आता है, लेकिन हम उसे टैप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारा बॉडी में जो वेल्स प्रेजेंट रहती हैं एक तरीके से प्रिवेंट करती हैं ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो पीछे वापस ना जाए, ये इंश्योर करती हैं वेव्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करती हैं हमारी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सिंबल और रिप्रेजेंटेशन नोटेशन कॉमनली यूज्ड फॉर इम्पीडेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट डायग्राम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस या तो R से हम शो करते हैं या फिर हम जैसे Z से शो करते हैं। किस चीज़ का रेजिस्टेंस Z से शो होता है, तो यहाँ पे एक वायर के थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टर का जो L रेजिस्टेंस होता है और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस को ही हम इम्पीडेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस लिखा है। इम्पीडेंस एक तरीके से हम कह सकते हैं एडिटिव रेजिस्टेंस होता है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सर्किट में जुड़े हुए होते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, how does asexual reproduction occur in the bread mold fungi such as Rhizophus? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू राइजोफस में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बर्स्ट होते हैं, उसके बाद एक नया जो एंटिटी है ये यहाँ पे फॉर्म होता है, राइजोफस। ये स्पोर्स के थ्रू बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम, और इसी के बाद ये जर्मिनेट करता है इनटू अ न्यू फंगाई अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। अदर ऑप्शंस को देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी फिजन कौन करता है, तो अलगे यहाँ पे हमारा बाइनरी फिजन करता है, रीजनरेशन करता है प्लेनेरिया, एंड बडिंग का एग्जाम्पल हो गया यीस्ट और हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which graphical symbol represents a fixed electrical resistor in a circuit diagram? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी अटैच किया है ताकि अगर अदर क्वेश्चंस आए तो आप आंसर कर सकें। देखिए रेजिस्टर का सिंबल पूछा है तो रेजिस्टर को हम जिगजैग तरीके से बनाते हैं। स्ट्रेट पैरेलल डबल लाइन नहीं, अ सॉलिड डार्क स्क्वायर बिल्कुल नहीं, सर्कल विथ अ क्रॉस ये भी नहीं, सिंपली क्या होगा, जिगजैग लाइन। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर ऐसे ऑल्टरनेट आपको बॉक्सेस दिखें तो ये बैटरी हो जाता है, ये रजिस्टर का सिंबल है। बल्ब को हम इस तरीके से या फिर इस तरीके से शो करते हैं एंड स्विच को ऐसे दिखाया जाता है। ओपन स्विच कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी क्लोज, यहाँ पे स्विच ओपन है, सर्किट क्लोज्ड है, और यहाँ पे सर्किट ओपन है और स्विच क्लोज्ड है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। Next question. Which statement correctly describes the physical properties and usage of ethanol C2H5OH? Correct answer for this question will be option number B, यानी कि it is a flammable colorless liquid soluble in water used as a solvent and biofuel additive की तरह यूज किया जाता है। हमने कल भी डिस्कस किया था C2H5OH फ्लेमेबल होता है नेचर में, कलरलेस रहता है और बायोफ्यूल या फिर सॉल्वेंट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। इथेनॉल इज बेसिकली वॉलेटाइल इन नेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, और इसे मेडिसिन में और सैनिटाइजर्स में इथेनॉल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which chamber of the human heart is responsible for pumping oxygenated blood to the entire body under high pressure? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ये थिकेस्ट मस्कुलर वॉल होती है, बिकॉज ये पंप करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द एंटायर बॉडी थ्रू अओर्टा। अओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा में जाता है और फिर हमारी पूरी बॉडी की तरफ जाता है। ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं और लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है, अओर्टा, AORTA। चलिए, सो इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स इनटू द aorta फॉर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। और लार्जेस्ट वेन पूछा जाए तो लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which position is the kinetic energy of a child swinging on a swing at is maximum? तो बेसिकली अगर हम बात करें एक स्विंग की, तो स्विंग में हमने देखा था, देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी वहीं पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हम एक स्विंग की या फिर एक पेंडुलम की बात करें तो आप देखिए, ये हम इसे बेस मान लेते हैं। यहाँ पे जो हाइट है, देखिए ग्राउंड से हाइट है वो ज़ीरो है। आप मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो हाइट है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे जो हाइट है ये h मान लीजिए, और यहाँ की हाइट भी h है। तो इन दोनों पोजीशंस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि स्विंग यहाँ पे रुक जाएगा। जब आप झूला झूलते हैं तो पीछे आके रुकता है और आगे आके थोड़ा रुकता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक 0.001 सेकेंड के लिए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि इस पॉइंट पे हाइट सबसे कम है या ज़ीरो मान लीजिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, मिड में कहीं पे। चलिए देखिए, लोएस्ट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग नहीं, मिड पॉइंट, मीन एंड हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट नहीं, लोएस्ट या फिर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए लोएस्ट और मीन, मीन दोनों डिस्टेंसेस का मीन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। What is the power in diopters of a concave lens with a focal length of -50 सेंटीमीटर? तो हमने देखा था पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, और ये भी मीटर्स में होनी चाहिए। सबसे पहले हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर,
-0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/0.5 और ये माइनस ऊपर चले जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10, तो -2 डायोप्टर्स की पावर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेडिकल रीजन बिहाइंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन, बिल्कुल नहीं। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस। फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी गलत है और लो ब्लड प्रेशर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन हॉर्मोन्स रेगुलेट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को ही माना जाता है दैट दीज आर द फीमेल हॉर्मोन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। सो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की बात करें तो शुगर लेवल से एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं हमारी बॉडी में। एंड थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन की बात करें तो आयोडीन और कैल्शियम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An element has an atomic number of 20, that is calcium. What is the arrangement of electrons in the outermost shell? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम कैसे फिल करते हैं यहाँ पे 2 8 8 देन 18 इस तरीके से 32 देन ऐसे करके हम फिल करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए 20 को हम कैसे फिल करेंगे? 2 पहले 20 है, देखिए 2 8 कितने हो गए? 10 हो गए। देन एक और 8 18, देन एक और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 8 8 2। लाइकवाइज अगर आपको कोई पूछे कि ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कैसे फिल करेंगे? 2 8 6 इस तरीके से फिल करेंगे। तो अगर आपको एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो भी हमने चैनल पे अपलोड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। What does the term valency present in a chemical equation? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंसी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन और शेयर या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमारे पास एबिलिटी ऑफ एन एटम कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग और ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसी ऐसे एलिमेंट, क्योंकि इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम क्लोरीन की बात करें इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके साथ मिलके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है NaCl। तो इसके पास ये किसी एक के साथ एक बॉन्ड बना सकता है NaCl का। जबकि अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, तो इसके पास 4 बॉन्ड है। ये 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, जैसे CCl4, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कार्बन के साथ 4 क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phenomena is not governed by Newton's third law of motion? न्यूटन का थर्ड लॉ काफ़ी इजी है, एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करता है। रिकॉइल ऑफ अ गन आफ्टर फायरिंग, ये तो बिल्कुल सही है। जब हम गन ऐसे आगे की तरफ हम शूट करते हैं तो शूट होने के बाद ये पीछे की तरफ भी ऐसे धक्का लगता है हल्का सा, सो ये रिकॉइल ऑफ गन हो गया। अपवर्ड प्रपल्जन ऑफ अ स्पेस रॉकेट, ये भी बिल्कुल सही है कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ भी एक बहुत हैवी फोर्स छोड़ के जाता है। बैकवर्ड पुश ऑफ अ बोट वाइल जंपिंग ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है। जब भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप बोट पे चढ़ते हैं तो हमें पीछे की तरफ फोर्स महसूस होता है अगर हम उस पर अचानक से चढ़ें तो। लास्ट है फॉरवर्ड जर्क ऑफ द पैसेंजर व्हेन बस सडनली स्टॉप्स, तो ये एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया का, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। सो इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer for this particular question. If we talk about second law of motion, basically second law of motion is F is equals to ma, where a is the acceleration of the body and acceleration को हम simply velocity upon time v upon t करके बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? F is equals to p upon t। p क्या है यहाँ पे? मोमेंटम। मोमेंटम होता है mv।
तो एम वी अपॉन टी देखें तो वी अपॉन टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही हो जाएगा। तो पी इज इक्वल एफ इज इक्वल्स टू एम ए बी हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर एफ इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी। Which enzyme is primarily responsible for digesting proteins in the human stomach? Correct answer will be option number B, यानी कि pepsin. तो pepsin is responsible for digesting protein in the human stomach. तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, जबकि हमारा जो पेप्सिन है इट इज़ एक्टिवेटेड इन द ह्यूमन स्टमक। अमाइलेज की बात करें तो ये हमारे सलाइवा में होता है। बेसिकली हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सलाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज हमारा जो स्टार्च वगैरह है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज की बात करें तो पेनक्रियास इसे प्रोड्यूस करता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग फैट। तो फैट को एक तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is vinegar used as a preservative in the food like pickles? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, इट लोअर्स द पीएच एंड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव ना कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे हम एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए विनेगर को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा हार्मफुल एसिड भी नहीं है, एडिबल एसिड है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इट इज़ एसिटिक एसिड, या फिर केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। इसलिए इसे पिकल्स जैसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, अचार में। ऑल्सो अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट या फिर हम शुगर को यूज़ करते हैं जैम में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does a swimming pool appear shallower than its actual depth? Correct answer will be option B, that is refraction of light. So because of the refraction of light, जो swimming pool है वो और ज़्यादा गहरा दिखता है, या फिर हम कह सकते हैं breaking of pencil का example that was very common in our school times. Like अगर किसी beaker में pencil को ऐसे रखा जाए, so because of the bending of light, the concept of refraction, हमें ये phenomena देखने को मिलता है। So with this we come to an end of our video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examination.